आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत हम करेंगे जियोग्राफी वाले हिस्से से। चूँकि पीआईबी में आज भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है, इसलिए हम पीआईबी को आज डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं विश्व के सभी महत्वपूर्ण पठारों के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में प्लेटू कहते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा मैप है वो है कोलंबियन प्लेटू का। कोलंबियन का पठार जिसको कहते हैं, ये पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में भी कौन कौन से राज्यों में ये फैला हुआ है? वाशिंगटन में फैला हुआ है, ओरेगन में फैला हुआ है और इडाहो। सबसे बड़ा एरिया आप देख रहे हैं वाशिंगटन में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद इसकी जो और इम्पोर्टेंट लोकेशन है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच में इसकी लोकेशन पड़ती है, क्या कोई रिवर भी इसके आइट साइड में पड़ती है। तो इसका जो सेकंड मैप आप देख रहे हैं, ठीक है, पठार के यदि आप लेफ़्ट की तरफ में जाओगे, मतलब पश्चिम की तरफ अभी जाओगे आप, तो वहाँ पर पड़ता है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर पड़ता है। अब इसमें आप समझने की कोशिश करिए, ये है कास्केड रेंज। कास्केड की ये पूरी पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से चल रही है और ये अपना ग्रीन कलर से फैला हुआ है कोलंबियन प्लेटू। इसकी लोकेशन बताई जा रही है, एक तो कैस्केड रेंज है और दूसरी कोलंबिया नदी। ये जो काटती है रॉकी पर्वत को, ठीक है, यहाँ पर एक विस्तृत बाढ़ बेसाल्ट बनाती है, बाढ़ का बेसाल्ट बनाती है, उसी को कहा जाता है कोलंबिया प्लेटू। ये पठार यूएस के वाशिंगटन, ओरेगन और इडाहो राज्यों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा आता है वाशिंगटन में और इसका एरिया है 4,62,500 वर्ग किलोमीटर। तो इसके ये कुछ फैक्ट हमने देखे हैं। लोकेशन कहाँ है, कितना इसका एरिया है, कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ है। एक और पठार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है ग्रीनलैंड का पठार, जिसको हम ग्रीनलैंड प्लेटू भी कहते हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर वेबसाइट में, ज़्यादातर पिक्चर में वो पठार का फैलाव कहाँ है, पार्टिकुलर एरिया को नहीं दिखाया गया है। ठीक है। केवल बताया जाता है इसकी लोकेशन को कि इसकी लोकेशन यहाँ पर है, लेकिन यदि हम खाली ग्रीनलैंड में जाकर कि ये देखें कि इस पठार का फैलाव कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये रहा आपका ग्रीनलैंड। बताया जा रहा है ये जो पठार है पूरा, ये बर्फ़ से ढका हुआ है। इसकी लोकेशन कहाँ है? ये नॉर्थ अटलांटिक हो गया, नीचे जाओगे तो आप साउथ अटलांटिक, मतलब कि जो अटलांटिक महासागर है इसके किधर में पड़ता है? नॉर्थ में इसकी लोकेशन है। यदि हम इसके एरिया की बात करें तो ठीक है, एरिया इसका बहुत बड़ा है। इसका एरिया है 21,75,600 वर्ग किलोमीटर का। आप सोच सकते हैं 21,75,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया कितना हो सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने दो पठार देखे हैं। एक कोलंबिया का पठार देखे थे जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और दूसरा हमने देखे थे ग्रीनलैंड का पठार। दोनों के मैप हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। पहली न्यूज़ हम देखेंगे नागरिकता से जिसका संबंध है। तो नागरिकता आखिर होती क्या है, जिसको इंग्लिश में हम सिटीजनशिप बोलते हैं। सिटीजनशिप बताती है कि इंडिया का अपने लोगों के साथ में क्या संबंध है। ये देश भारत है और भारत का मेरे साथ में आखिर संबंध क्या है, उसको बताती है कौन? सिटीजनशिप, जिसको हम नागरिकता बोलते हैं। भारत में भी अन्य आधुनिक राज्यों के जैसे दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला है नागरिक और दूसरा है विदेशी। नागरिक मतलब यदि आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त है, जन्म से ही आप यहाँ रह रहे हो, आपके माता पिता भी यहीं के थे, तो आप यहाँ के नागरिक कहलाएंगे। और विदेशी वो है जिसका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन उसको यहाँ का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, यहाँ का नागरिकता उसने ग्रहण नहीं की है। नागरिक भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं और इस देश के प्रति निष्ठावान रहते हैं। इन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। जो इंडियंस हैं वो अपने इंडिया के प्रति कैसे रहेंगे? निष्ठा रखेंगे, और जैसे अदर लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं स्पेशल, ठीक उनको भी वैसे ही अधिकार मिलेंगे, वो भी राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। सिटीजनशिप निषेध का एक विचार है क्योंकि इसमें गैर नागरिकों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। नागरिकता
मतलब कि जो गैर नागरिक हैं, जो गैर विदेशी हैं, जो विदेशी व्यक्ति हैं, उसको नागरिकता में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, नागरिकता को हम दो तरीके से दे सकते हैं, मतलब किसी को भी नागरिकता दो तरह से प्राप्त होती है। पहला है जस सोली, जिसका मतलब है कि जन्म के आधार पर, मेरा जन्म इंडिया में हुआ है तो मैं इंडियन हूँ। मतलब पहले हमने देखा जस सोली को, जिसका मतलब है कि मुझे जन्म के आधार पर नागरिकता अपने आप मिल गई है। दूसरी जो मेथड है वो है जस सांगुइनिस। जस सांगुइनिस मतलब कि रक्त संबंधों को ये मान्यता देता है। ठीक है, मैं यहाँ का था तो मेरे बच्चे, रक्त संबंध, सीधा सीधा रक्त संबंध है ना, तो वो मेरे बच्चों को भी नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। मोतीलाल नेहरू समिति 1928 के समय से ही भारतीय नेतृत्व जस सोली की प्रबुद्ध अवधारणा के पक्ष में था। मोतीलाल नेहरू समिति 1928, इस टाइम से ही हम ये मान लिए हैं कि जिसका जन्म यहाँ हुआ है वो इंडियन है। बस सबसे ज़्यादा हम इसी पर बल देते हैं। जस सांगुइन के नस्ली विचार को भी संविधान सभा ने खारिज कर दिया था, क्योंकि ये भारतीय लोकाचार के खिलाफ माना जाता है। नागरिकता को संविधान की यूनियन लिस्ट में रखा गया है। मतलब ये है, नागरिकता से संबंधित यदि कोई नियम कानून बनाना है तो वो किसके अंडर में चला जाएगा? संसद के अंडर में चला जाएगा, केंद्र सरकार के हाथ में। संविधान नागरिक शब्द को नहीं बताता है, परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की कई सारी श्रेणी बनाता है। इसका विवरण है पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में डिटेल से दिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधानों के उल्टे में, मतलब कि जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए, इन आर्टिकल को संविधान को अपनाते हुए 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। CAA के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। ये क्या काम करता है? धर्म के आधार पर आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। विधेयक में ये प्रावधान किया गया था कि जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 को, इस डेट को या फिर उससे पहले भारत में आकर रहने लगे, वे थे अफ़गानिस्तान के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक है, यदि वो आते हैं और यहाँ पर रहते हैं अवैध तरीके से, तो उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ऐसा धर्म के आधार पर उनको नागरिकता दी जाती। जो गैर मुस्लिम समुदाय है उसको बाहर रखा गया। इसका मतलब ये हो गया कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के प्रवासी जो संशोधित अधिनियम के उल्लेखित समुदाय के अलावा किसी अन्य समुदाय के हैं, वे नागरिकता के लिए पात्र नहीं हों। मतलब पार्टिकुलर इतने जो धर्म के नाम दिए गए हैं, इसके अलावा जो भी धर्म, जैसे कि मुस्लिम धर्म, मुसलमान लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी। 1955 में एक अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम था नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसके अंतर्गत देशीकरण के माध्यम से सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसको 12 महीने लगातार और साथ ही पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में ही उसको रहना पड़ेगा। 14 में से 11 साल। और ठीक है, आवेदक को पिछले 12 महीने से लगातार यहाँ पर रहना चाहिए, तब जाके उसको नागरिकता मिलेगी। यह अधिनियम निर्दिष्ट 6 धर्मों और उपयुक्त 3 देशों से संबंधित आवेदकों के लिए भारत में 11 वर्ष रहने की शर्त को 5 वर्ष करता है। लेकिन अभी जो नया कानून लाया गया है उसमें जो 11 वर्ष था वो 11 वर्ष अब क्या हो गया, उसको 5 कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ही छूट दे दी गई है। आपको कम से भी कम 5 साल से यदि आप इंडिया में रह रहे थे तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन आप मुस्लिम धर्म के नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि न्यूज़ में आखिर कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं। इसमें बताया जा रहा है सिटीजनशिप में देरी होने से 800 पाकिस्तानी हिंदुओं ने इंडिया को छोड़ दिया है। होम मिनिस्ट्री एग्जामिनिंग ऑनलाइन सिस्टम, और जो होम मिनिस्ट्री है वो एग्जामिन कर रही है ऑनलाइन सिस्टम को। लगभग 800 पाकिस्तानी हिंदू who were staying in राजस्थान आफ्टर कमिंग टू इंडिया, राजस्थान में रह रहे थे ये लोग इंडिया आने के बाद, और ये चाह रहे थे कि इनको सिटीजनशिप मिल जाए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन।
क्यों? क्योंकि ये चाह रहे हैं, इनका कहना है कि हमको वहाँ पर प्रताड़ना दी गई है, इसलिए हम आकर के यहाँ बस गए थे। रिटर्न टू द नेबरिंग कंट्री इन 2021, कहाँ चले गए? नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान चले गए 2021 में, अकॉर्डिंग टू ए सीमंत लोक संगठन SLS ग्रुप दैट एडवोकेट फॉर राइट ऑफ पाकिस्तानी माइनॉरिटी माइग्रेंट। ये किन की वकालत करता है, किन के लिए काम करता है, किन की आवाज़ उठाता है? पाकिस्तानी माइनॉरिटी माइग्रेंट्स इन इंडिया, इनके अधिकारों को ये उठाता। Many of them returned to Pakistan after they found that there had been no progress in their citizenship application। क्योंकि उन्होंने आवेदन लगाए हैं लेकिन आवेदन में कोई प्रोग्रेस ही नहीं मिली है, इसलिए इनको अब वापस जाना पड़ रहा है। Once they return, they are used by Pakistani agencies to defame India। अब एक बार वो रिटर्न हो जाते हैं तो उनका उपयोग किया जाएगा पाकिस्तानी एजेंसी के द्वारा इंडिया की छवि को ख़राब करने के लिए, डिफेम करने के लिए। दे आर परेडेड बिफोर द मीडिया एंड मेड टू से दैट दे वर इल ट्रीटेड हियर। और फिर कहा जाएगा कि भारत ने उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया है, ऐसा कहना है SLS प्रेसिडेंट हिंदू सिंह सोधा का। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है वो LAC को लेकर के है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं, मतलब कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, अक्सर जिसको लेकर के विवाद रहता। येलो कलर आप देख रहे हैं, अक्साई चीन वाला ये एरिया है, मतलब कि कश्मीर का कुछ हिस्सा चाइना ने ले लिया है, नाम उसने रखा है अक्साई चीन। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ में भी चाइना की बॉर्डर टच करती है, डिस्प्यूटेड एरिया है। उत्तरांचल के साथ में डिस्प्यूटेड एरिया है। फिर बहुत लंबी बॉर्डर शेयर करता है चाइना नेपाल के साथ में। आगे चले जाओगे तो आप सिक्किम के साथ में बॉर्डर टच करता है, फिर बीच में भूटान आ गया। आगे चल कर के अरुणाचल प्रदेश, बहुत लंबी बाउंड्री है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, यहाँ पर भी उसकी बाउंड्री शेयर होती है। आज हम दोनों को कंबाइन करके देखने वाले हैं, LOC को भी और LAC को भी। दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। LOC को हम समझने की कोशिश करेंगे। LOC का मतलब है ए सॉर्ट ऑफ बॉर्डर डिवाइडिंग पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये एक छोटी सी बॉर्डर है जो बता दे रही है कि इधर इंडिया है और उधर पाकिस्तान है। खासकर हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया से। द LOC हैज़ लेंथ ऑफ अबाउट 776 किलोमीटर। द इंडियन कंपोनेंट ऑफ द LOC, मतलब साउथ वाला, ईस्ट वाला रीजन की हम बात कर रहे हैं, साउथ और ईस्ट की, इज़ नोन एज जम्मू एंड कश्मीर विच मेक्स अप टू अबाउट 45% ऑफ द कश्मीर। वहीं पर यदि हम चाइना की तरफ जाएं, चाइना और इंडिया बॉर्डर की बात करें तो उसका नाम रखा गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। द LAC इज़ द डिमार्क्रेशन, मतलब कि सीमा रेखा, दैट सेपरेट इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी। इंडिया कंसिडर करता है LAC को 3488 किलोमीटर, जबकि चाइना कहता है ये मात्र 2000 किलोमीटर लंबी ही है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, 3 सेक्टर में इसको हमने बांट दिए हैं। ईस्ट वाला जो सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश के साथ में शेयर हो रही है और सिक्किम के साथ। मिडल वाला जो सेक्टर है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ में शेयर होता है, और जो वेस्ट वाला है वो लद्दाख के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। न्यूज़ की बात करें तो बताया जा रहा है इंडिया की तरफ से LAC को लेकर के क्या बयान दिया गया है। वी मस्ट इंसिस्ट ऑन LAC, हमें LAC की जो यथास्थिति है उसको बनाए रखना है। ऐसा नहीं है हम 2 कदम पीछे हट जाएंगे और उसको भी 2 कदम पीछे हटा देंगे, ऐसा कहना है लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा का। चाइना का मोबिलाइजेशन अलोंग द LAC इन मई 2020। ठीक है, चाइना LAC की तरफ क्या हुआ, आगे बढ़ा। दैट स्पार्क ए क्राइसिस, इसके बाद में क्राइसिस हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। 2 years ऑन स्टिल रिमेन्स अनरिजॉल्व, और जो कंडीशन है अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। कुड नॉट हैव लाइकली हैपन्ड
विथआउट द टॉप लीडरशिप्स कंसेंट अकॉर्डिंग टू द लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा। ये रिटायर्ड हैं, फॉर्मर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ये रहे थे नॉर्दर्न आर्मी कमांड के। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल इशूज से रिलेटेड। इसमें बताया जा रहा है आने वाला जो समय है वो पक्षियों की प्रजातियों के लिए खतरा है। लगभग 48% प्रजातियां स्पीसीज बर्ड्स की खतरे में, अंधकार में पड़ने वाली हैं। स्टडी पॉइंट्स टू इंक्रीज्ड ह्यूमन फुटप्रिंट। बात ऐसी है कि ह्यूमन फुटप्रिंट, ह्यूमन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, ठीक है, और उनके आवास को नष्ट करते जा रहा है। इसी के चलते चलते 48% प्रजातियां खतरे के निशान पर हैं। बताया जा रहा है ह्यूमंस ईट 14% ऑफ वर्ल्ड्स सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। क्या कहा जा रहा है, ये जो इंसान है ना वो 14% खा जा रहा है, ख़त्म कर दे रहा है सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ बर्ड की जो सर्वाइविंग स्पीसीज हैं उनको। हाउएवर दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न वाई 48% ऑफ द एक्सटेंट बर्ड स्पीसीज आर अंडरगोइंग पॉपुलेशन डिक्लाइन। ए स्टडी बाय 9 renowned avian expert and conservation has revealed। तो एक कारण तो इन्होंने ये बता दिए कि भाई आप ऐसे ही खा खा के ख़त्म कर दे रहे हो। आगे बताया जा रहा है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स, एक एनुअल रिव्यू होता है एनवायरमेंटल रिसोर्स का, जिसको पब्लिश किया गया था 5 मई को, ठीक है। इसने बताया है, एट्रीब्यूट किया है द थ्रेट टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द 10,994 रिकॉग्नाइज्ड एक्सटेंट स्पीसीज। कितनी प्रजातियों को खतरा है? 10,994। बर्ड्स टू एक्सपेंडिंग ह्यूमन फुटप्रिंट, इधर पर ह्यूमन का फुटप्रिंट बढ़ते जा रहा है ऑन द नेचुरल वर्ल्ड एंड क्लाइमेट चेंज। एक तो दूसरा कारण है ही क्लाइमेट चेंज का। देखिए नेचुरल हैबिटाट जो होता है, प्राकृतिक आवास चिड़िया का, वो डिग्रेड हो रहा है, उसमें लॉसेस हो रहा है, एज वेल एज डायरेक्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैनी स्पीसीज। इसके अलावा कई सारी प्रजातियों को आप ओवर एक्सप्लॉयट कर दे रहे हो, ठीक है। आर द की थ्रेट टू एवियन बायोडाइवर्सिटी, पक्षियों की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए ये 3 मेजर खतरे यहाँ पर बताए गए हैं। The use of 30% of the surviving bird species as common or exotic pets and 14% as food are example or direct over exploitation। अब ओवर एक्सप्लॉइट हम किस प्रकार से कर रहे हैं? 14% तो हम खा जा रहे हैं, इसके अलावा 37% को हम अपने घरेलू पक्षी की तरह पाल रहे हैं। इस प्रकार से हम उनका एकदम बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। रिव्यू फाउंड दैट 5,245 लगभग 48% ऑफ द एग्जिस्टिंग बर्ड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड वर नॉन और सस्पेक्टेड टू अंडरगोइंग पॉपुलेशन डिक्लाइन। 48% क्या है? मतलब 5,245 बर्ड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन हो रहा है, जबकि 4,295 मतलब 39% स्पीसीज हैड स्टेबल ट्रेंड, इनका जो जनसंख्या है वो स्थिर हो गई है, और 7% मतलब 778 स्पीसीज ऐसी हैं हैड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड, इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। द ट्रेंड ऑफ 37 स्पीसीज वाज अननोन, और 37 स्पीसीज में बढ़ोतरी हो रही है कि घट रही हैं, ये कुछ भी पता अभी तक नहीं चला है। The study underlines bird watching as a form of avian conservation। बर्ड वाचिंग एक प्रकार से चिड़िया को संरक्षित करता है, क्योंकि आप लोग जाते हो, बर्ड को वॉच करते हो, टिकट खरीदते हो, ठीक है। कुल मिलाकर के आप कंजर्वेशन कर रहे हैं। लोकल निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ बर्ड फीडिंग वैल्यूड एट $5 बिलियन से $6 बिलियन पर ईयर। यहाँ पर एक बात बताई जाती है, एक होता है शिकार और दूसरा होता है शिकारी, और उसी से जो फूड चेन का साइकिल चलता है वो आजकल प्रभावित होने लगा है। इसी से इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है।